जो आज हम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 4। ठीक है, 3 तक मैं क्वेश्चन आंसर भेज चुकी हूँ, कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ अध्याय 4 में दिल्ली सल्तनत का विस्तार। तो पिछले पार्ट में हमने दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा कि सल्तनत के बड़े अधिकारी सुल्तान से दबकर नहीं रहना चाहते थे। हमने यह भी पढ़ा कि सुल्तान के अधिकारी गाँव से लगान इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे। बाद के सुल्तानों ने इन समस्याओं का किस तरह समाधान किया, यह जानने के लिए हम गुंजन और मनोरमा के स्कूल चलते हैं, है ना। गुंजन और मनोरमा के स्कूल चलते हैं। गुंजन और मनोरमा कक्षा 7वीं में पढ़ते हैं। आज उनकी कक्षा में इतिहास का पाठ पढ़ाया जा रहा था। शिक्षक बता रहे थे कि बलबन की मृत्यु के कुछ सालों बाद सन 1220 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी सुल्तान बना और जलालुद्दीन खिलजी उदारता व क्षमाशीलता को आधार बनाकर शासन करना चाहता था। लेकिन कुछ सालों बाद उसके ही भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उसे छल से मार दिया और खुद सुल्तान बन गया। गुंजन ने शिक्षक से पूछा, गुरुजी, इन सब घटनाओं की जानकारी हमें कहाँ से मिलती? तो शिक्षक बोले, आपने बिल्कुल ठीक पूछा, मगर यह तो बताओ कि अशोक या हर्ष जैसे पुराने राजाओं के बारे में हमें कैसे पता चलता है? डोली ने जवाब दिया, शिलालेखों, ताम्रपत्रों या सिक्कों से और उस जमाने में लिखी किताबों से हमें उनके बारे में पता चलता है। शिक्षक, दिल्ली के सुल्तानों के शिलालेख तो हम बहुत कम मिलते हैं, लेकिन उनके दरबार में रहने वाले इतिहासकारों व कवियों के द्वारा लिखी किताबों से हमें काफ़ी जानकारी मिलती है। प्राचीन काल के राजाओं में से कुछ ही राजाओं के शिलालेख हमें मिले हैं, है ना, और बाकी राजाओं के बारे में बहुत कम या नहीं के बराबर हमको क्या है जानकारी मिलती है। लेकिन सल्तनत काल के इतिहासकारों ने लगभग हर छोटे बड़े सुल्तान के बारे में काफ़ी विस्तार से लिखा है। इनके अलावा इन सुल्तानों के सिक्के और उनके द्वारा बनवाई गई इमारतों से भी हमें बहुत जानकारी मिलती है। इस समय सूफी संतों ने कई पुस्तकें लिखी, इनसे उस समय के लोगों के जीवन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। आर्या है पूछ रही कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन सी पुस्तक से पता चलता है? शिक्षक बोले, अलाउद्दीन के बारे में प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो की किताबों से हमें पता चलता है। इसके अलावा बर्नी नामक इतिहासकार की पुस्तक तारीख़ फिरोजा शाही से भी जानकारी मिलती है। देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यहाँ पे। तो शिक्षक बोलते हैं, बच्चों, अलाउद्दीन सन 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना। वह बड़ा महत्वाकांक्षी था। उसने सल्तनत को सुदृढ़ बनाया। सुल्तान बनने से पहले ही उसने दक्षिण भारत के देवगिरी राज्य को हराया था और वहाँ से काफ़ी धन लूट कर लाया था। उस धन से उसने न केवल अपनी सेना को मजबूत बनाया, बल्कि बड़े अमीरों में धन बांटकर उन्हें अपनी तरफ कर लिया था। धीरे धीरे उसने ज़्यादातर अमीरों व सरदारों को अपने नियंत्रण में कर लिया। उसने ऐसे कड़े नियम बनाए कि कोई भी अमीर अपनी मनमानी नहीं कर पाता था, है ना। बहुत कड़े नियम बनाया था वो, और सुल्तान की हर बात उसे माननी पड़ती थी। जो अमीर उसकी बात को नहीं मानते थे उन्हें वह कठोर दंड देता था और उनकी जगह नए अमीर नियुक्त कर देता था। उसने बहुत से भारतीय मुसलमानों को भी ऊंचे पद दिए। मनोरमा ने पूछा, तो क्या अमीरों ने उसके खिलाफ विद्रोह नहीं किया? शिक्षा बोलते, अलाउद्दीन ने अमीरों के विद्रोहों को रोकने के लिए शराब पीना, शादी ब्याह में खुलकर उत्सव मनाना, बड़ी दावत आदि पर रोक लगा दी, और उसका मानना था कि ऐसे मौक़ों पर अमीर सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र रचा सकते हैं। इसके अलावा उसके जासूस उसे हर अमीर की खबर देते रहते थे और इन कारणों से उसके खिलाफ कोई विद्रोह न हो सका। अब देखो राज्य का विस्तार। अलाउद्दीन के पास ताकतवर सेना व अनुशासित अमीर थे। उनका उपयोग उसने नए राज्यों को जीतने के लिए किया था। सन 1299 में उसने गुजरात पर विजय पाई और उसके बाद रणथंभौर, चित्तौड़ व मालवा आदि राज्यों को हराकर वहाँ से खूब धन प्राप्त किया और इन राज्यों को उसने अपनी सल्तनत में मिला लिया। संदीप बोला, गुरुजी, ये सभी जगह दिल्ली के पूर्व दिशा में है। सलवा ने तत्काल कहा, नहीं, पश्चिम दिशा में है। अलाउद्दीन ने दक्षिण के राज्य देवगिरी पर कई बार आक्रमण किया और उसे परास्त कर बहुत सा धन लूटा, लेकिन देवगिरी को अपने राज्य में नहीं मिलाया। फिर वह एक लंबे अभियान में दक्षिण भारत के तमाम राजाओं को हराते हुए सुदूर दक्षिण में मदुरै और रामेश्वरम तक जा पहुंचा। इस दक्षिण अभियान का मुख्य उद्देश्य था साम्राज्य विस्तार करना नहीं, बल्कि धन प्राप्त करना था। इस कारण उन साम्राज्यों को जीतने के बाद अलाउद्दीन ने उन्हें अपनी राजाओं के हाथ सौंप दिया और बदले में उनसे हर साल कुछ कर एवं उपहार लेता था। ये चित्र देख रहे हो भारत का ना, अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य था ये पूरा,
उसके क्षेत्र में सभी आते थे, जैसलमेर, अजमेर, दिल्ली, आगरा, रणथंभौर, ग्वालियर, चित्तौड़, है ना। अब देखो यहाँ पे मनोरमा बोलती है, गुरुजी लगता है कि अलाउद्दीन के साम्राज्य का सभी खर्च युद्ध से और किसानों के लगान से निकल जाता था। शिक्षक, कुछ हद तक यह बात ठीक है, मगर शासन का अधिकांश खर्च क्या है, किसानों से लिए गए जो लगान होता था ना, भूमि का कर लेते थे लोग, है ना, ऐसे चलता था। अलाउद्दीन ने तय किया था कि किसान अपनी उपज का आधा हिस्सा लगान के रूप में देंगे। मनोरमा, मगर ये तो बहुत ज़्यादा था शिक्षक। ज़्यादा तो था, लेकिन अलाउद्दीन ने उस समय प्रचलित कई छोटे छोटे करों को हटा दिया था और केवल भूमि कर और चराई कर वसूल करने का निश्चय किया। इससे किसानों को अत्यधिक कर नहीं देना पड़ा। हर कर वसूल करने वाले पुराने राज्यों और अधिकारियों को नुकसान हुआ, क्योंकि अब उनकी आय जो है वो क्या हो गई थी, कम हो गई। जया बोलती, वह कैसे? शिक्षा बोल, अलाउद्दीन के समय से पहले ये राजा और गांव के मुखिया ही किसानों से लगान इकट्ठा करते थे, लेकिन अब क्या है, सुल्तान के अधिकारी खुद किसानों से लगान की वसूली करने लगे। इससे उन राजाओं मुखिया लोगों को जो रियायतें मिली हुई थी वे खत्म हो गई और वे अब किसानों से मनमानी वसूली भी नहीं कर सकते थे। इस प्रकार अलाउद्दीन ने किसानों से सीधा संपर्क बनाया और बीच के बिचौलियों को क्या कर दिया, हटा दिया। फिर जावेद यहाँ पूछता, अरे इतने कम समय में अलाउद्दीन ने कर व्यवस्था में बहुत सुधार किया। शिक्षा बोले, हाँ, अलाउद्दीन ने दिल्ली में अपने सैनिकों को कम कीमत में पर्याप्त सामान मिले इसके लिए भी विशेष प्रयास किया। उसने सभी सामानों की कीमत तय करके ऐलान कर दिया कि जो भी व्यापारी उससे अधिक कीमत ले गया और सही वजन से कम तौलेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। साथ ही सभी वस्तुओं को बाजार को नियत स्थान पर रखा ताकि मूल्य को नियंत्रित किया जा सके। सेना में भ्रष्टाचार न फैले इसके लिए उसने अपने सैनिकों के चेहरों का ब्यौरा दर्ज करवाया। हुलिया प्रथा और घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू की ताकि उनकी सही पहचान जो है यहाँ पे हो सके। ठीक है, यहाँ से हम कल पढ़ेंगे।